सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। From the Islamabad studios of Bold Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। किसी भी रियासत की तरक्की उसके कौम यानी उसके अवाम की खुशहाली में पनाह होती है, और अवाम की खुशहाली सिर्फ पैसे से नहीं होती। रियासतें तरक्की करती हैं अदल और इंसाफ के साथ, मामलात की जो बेसिक्स हैं या बुनियाद है उसको अंडरस्टैंड करने के साथ, और ये अंडरस्टैंड करने के साथ कि एक आम आदमी चाहता है तो क्या चाहता है। ये बात आजकल के सियासतदान तो आपको कहते हुए नजर आते होंगे। आपने सुना होगा नेल्सन मंडेला का एक इंतहाई अहम कॉल, वो कहते हैं गुर्बत खैरात से नहीं अदल से ख़त्म होती है। लेकिन 1400 साल पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका आज यौम शहादत मनाया जा रहा है, उन्होंने अदल की बुनियाद रखी। और इस तरह का निज़ाम अदल कि कोई खड़े होकर उनसे ये सवाल कर सकता था कि ऐ उमर, आप बताइए कि आपने ये चादर एक्स्ट्रा रखी हुई है तो क्यों रखी हुई है। वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिन्होंने 24,000 मुरब्बा मील तवील रियासत का क़याम अमल में लाया और उसकी वो हुक्मरानी कर रहे थे, लेकिन उनके तन के ऊपर जो कमीज थी उसके ऊपर 17 पेवंद थे। वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जिन्होंने ये कहा था कि अगर दरियाए फ़रात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मरता है तो उसका ज़िम्मेदार उमर होगा। और आज अगर हम इस्लामी ममालिक के अंदर जिनका तमाम तर निज़ाम ही अदल फ़ारूकी के ऊपर बना होना चाहिए देखें तो उनके हालात दिगर गो हैं। आज मुसलमान और हम पाकिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानी कदरे जलील और ख्वार सिर्फ इस वजह से हैं क्योंकि अदल और इंसाफ दूर है। हमें जो चीज़ें सिखाई गई, समझाई गई, हमारे इस्लाफ ने बताई, आज से 1400 साल पहले प्रैक्टिस करके बताई, आज आधे यूरोप के अंदर वो इम्प्लीमेंट हुई हैं और उसे उमर लॉ का नाम दिया जाता है। उनके यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसे बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ हालात क्या हैं? हमारे यहाँ आज भी हुक्मरान 40-40, 45-45 साल हुक्मरानी करने के बावजूद एहतसाब अदालत से ऐसे बरी होते हैं जैसे उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। उनके अपने पर्सन स्पेसिफिक लॉज और तरामीम के ज़रिए उनको बचाया जाता है, और ये मुल्क में हो रहा है। तभी तो कहा गया है कि तरक्की सिर्फ उसी वक्त हो सकती है, ख़ास तौर पर रियासती तरक्की, जब आवाम की खुशहाली यानी उनका बुनियादी हक यानी अदल और इंसाफ उनको बर वक्त फराहम किया जाए। आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेशनल डिबेट पर बात करने से पहले ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है #पॉलिटिकल क्राइसिस। #पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल्ड न्यूज़ पर मुलाजा करते हैं। आज के हमारे मौजूद मेहमान, उनका मैं तारुफ कराए देता हूँ। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करेंगे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और पाकिस्तान के सीजनड सीनियर पॉलिटिशियन जनाब सिराजुल हक साहब, जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हमारे 3 दीगर मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे होंगे। मोहम्मद अफजल खान साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर बराए वजारत ख़जाना, और आज के हमारे चौथे और आखिरी मौजूद मेहमान होंगे सीनियर सहाफ़ी, तज़कियाकार, एडिटर करंट अफेयर्स, जंग एंड जियो ग्रुप, जनाब साबिर शाह साहब। मैं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान जनाब सिराजुल हक साहब को प्रोग्राम के इस हिस्से में खुश आमदीद कहता हूँ। सिराजुल हक साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टॉपिक की इब्तदा हम यौम शहादत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से करना चाह रहे हैं, और आपकी इनपुट इसके ऊपर बहुत ज़रूरी है। निज़ाम इंसाफ, उमर लॉ और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो काविशें थी, उसके बाद अब इस्लामी ममालिक के अंदर उन काविशों की असल रूह का नज़र ना आना, क्या यही अलमिया और ज़वाल है हम मुसलमानों का और मुस्लिम ममालिक का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई, आपने जो सवाल उठाया है ये बहुत अहम है, और ये हर बाज़मीर मुसलमान के दिल पर एक दस्तक है। और आज हमारी ज़िल्लत और रसवाई का, बदनामी का, कमज़ोरी का, मोहताजी का, फ़कीरी का बुनियादी वजह यही है कि हमारे खुद इस्लामी ममालिक में अदल एक लफ्ज़ है डिक्शनरी में, लेकिन अमली दुनिया में, हमारे अदालतों में
और हमारे निज़ाम इंसाफ में वो नज़र नहीं आता। जब भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम सामने आता है जी। तो फौरी तौर पर इंसाफ और अदल और एहतसाब का एक पूरा निज़ाम का नक्शा सामने भी आ जाता है। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि ये मुहर्रम का महीना इस लिहाज से बहुत आम है जी। कि एक तो इसमें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का भी दिन है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत का भी दिन है 10 मुहर्रम जी। और ये दोनों शुहदा अपने अपने ज़माने में उन्होंने कुर्बानियाँ दी, दोनों ने निज़ाम के इस्लाह की कोशिश की और एक वक़्त ऐसा आया कि 24 लाख मुरब्बा ज़मीन पर 24 लाख मुरब्बा मील ज़मीन पर हज़रत उमर की हुकूमत कायम हुई जी। और मिस्र से लेकर उर्दन तक और तुर्की से लेकर फिर ईरान और शाम हत्ता के अफ्रीकी ममालिक तक और फिर वस्ती एशिया के ममालिक तक। लेकिन इन तमाम ममालिक पर हुक्मरान होते हुए भी उनका लफ्ज़ यही था कि अगर दरिया फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूख से मर जाए उसके बारे में मुझसे पूछा जाएगा। ये कॉन्फिडेंस था, ये एतमाद था उनका उस निज़ाम पर जो इस्लाम की सूरत में उसने अदालतों में नाफिज किया था। तो मैं समझता हूँ कि आज जो हमारी जिल्लत और रसवाई है उसकी वजह वसाइल की कमी नहीं है या आबादी में कमी नहीं है या मादनियात और समंदरी वसाइल की कमी नहीं है। बुनियादी वजह यही है कि आदल फारूकी नहीं है जिसके क़याम के लिए हम सबको जद्दोजहद करना चाहिए। सर वो कैसे होगा वो तो बहुत बड़ा सवाल है। आज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस के हवाले से एक फ़ैसला आया और उसमें एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को और हमजा शहबाज शरीफ साहब दोनों को बरी कर दिया है। मुल्क के हालात आपके और हमारे सामने हैं और हम बात करते हैं कि निज़ाम आदल जो है हमारा बेहतर हो जाए। जब इस तरह के मामलात दरपेश रहेंगे तो आवाम फिर किसकी तरफ उम्मीद रखे, किसकी तरफ नजरें देखे? देखिए, तो मेरे सामने साबिक चीफ जस्टिस कोसा साहब ने कहा था कि अगर सही एहतसाब हुआ और दफ़ा 62 पर अमल हुआ तो इस वक्त असम्बली में जितने लोग हैं ये सब के सब अंदर होंगे, जेलों में होंगे। और अब इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी अदालतें वो फाइल को देखकर या केस को देखकर फैसले नहीं देती बल्कि वो चेहरे को देखकर, मनसब और स्टेटस को देखकर फैसले देते हैं। यही वजह है कि जो हुक्मरान बनता है उनके तमाम गुनाहें मुआफ़ हो जाती हैं और जो हुक्मरान नहीं होते हैं तो उसकी राय के बराबर गुनाह भी पहाड़ की तरह सामने आ जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अब ये एहतसाब अदालत नहीं कर सकती, नए वाले नहीं कर सकते हैं, नए FIA वाले कर सकते हैं। ये एहतसाब इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ अवाम ही कर सकते हैं और अवाम ही से आप यही चाहते हैं कि वो इन लोगों का एहतसाब करे जिन्होंने इस मुल्क को गरीब बनाया, मफरूज बनाया और जिन्होंने इस मुल्क के अवाम पर कर्जों के पहाड़ रखे हैं उनके कंधों पर, जिन्होंने हमारा हाल भी तबाह किया, मुस्तकबिल भी तबाह किया। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अब अवाम बेदार हो रहे हैं, अपने वोट के जरिए इंशाल्लाह इन लोगों का एहतसाब करेंगे जिनका एहतसाब अदालत और नैब वाले नहीं कर सकते। सिराजुल हक साहब, अवाम कैसे बेदार होंगे? 2 माह के दौरान चीनी की फ़ी किलो कीमत में 45 रुपए इजाफा कर दिया गया। 2 माह के दौरान वो बेचारा आम आदमी जो रोज़ाना की बुनियाद पर ताज़ी रोज़ी करता है उसके लिए तो जीना, मरना, खाना पीना मुश्किल हो गया, ज़मीन तंग हो गई है। वो क्या जागेगा और क्या इंसाफ के उसूल के लिए बाहर निकलेगा? सिराजुल हक साहब, देखिए, हम पहले से यही कहते चले आ रहे हैं कि ये जो हुकूमतें हैं 3 पार्टियों का, ये सियासी हुकूमतें नहीं थी, ये एक लिहाज से माफियाज की हुकूमत थी जी। और उस माफियाज में शुगर माफिया भी है, लैंड माफिया भी है, ड्रग माफिया भी है, पेट्रोल माफिया भी है, आटा माफिया भी हैं और बड़े बड़े स्मगलर इन्वॉल्व है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और बाद में जब चीज़ें महंगी हो जाती हैं तो एक एक रात में वो अरब पैसा कमाता है। और आज जो सूरत हाल है इन लोगों की वजह से, और ये पहली हुकूमत नहीं है जो इस तरह करती चली आ रही है, पहले से ये निज़ाम, ये एक स्टेटस को है। अब इस स्टेटस को तोड़ने की ज़रूरत है और हम इसलिए मैदान में खड़े हैं, न PDM के साथ है न किसी और के साथ, जहाँ हम इस स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं और आवाम से अपील कर रहे हैं कि अगर आप एक क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान
और करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहते हैं तो वक्त आया है कि अब जमात इस्लामी का साथ दे। स्टेटस को के सिस्टम से बाहर कैसे निकलेगा सर ये निज़ाम तो धंसा हुआ है, फंसा हुआ है, बल्कि ये निशानदही करता है कि निज़ाम है ही प्रो स्टेटस को। जो हालात और वाक़यात हमने देखे हैं गुज़िश्ता 15 महीने के अंदर, उससे तो यही लगता है मोहतरम सिराजुल हक साहब। प्यारे भाई, 12 अगस्त को इन असम्बलियों का और इन हुकूमतों का खात्मा बिलखैर हो जाए और उसके बाद इलेक्शन होगा, और अब अवाम की शऊर का इम्तिहान है, उनकी गैरत का इम्तिहान है, उनकी दुरंदेशी का इम्तिहान है कि अपने अपने हलकों में ये ना देखे कि बंगला किसका बड़ा है, गाड़ियां किसकी ज्यादा है, बदमाश कौन है और होंडा कौन है, झूठ कौन ज्यादा बोलता है, ये देख के कि किरदार किसका अच्छा है और कौन दियानतदार है, कौन खिदमत में हमारे साथ हर वक्त मुसीबत के वक्त वो खड़ा होता है। मैं समझता हूँ कि अगर अवाम ने शऊर का सबूत दिया तो ये जो लोग आज मुसल्लत है या पहले थे, ये तारीख की कूड़ादान में आपको मिलेंगे। सिराजुल हक साहब, वो तो ठीक है, लेकिन हम तो एक ही सर्कस या ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। हर 3-4 साल बाद हमें सुनने को मिलता है कि फ़लाँ अब वतन वापस आ रहा है। अभी आज की जो खबर है, नवाज शरीफ चंद हफ्तों बाद पाकिस्तान रवाना होंगे। फैमिली ज़राए से ये खबर सामने आ रही है। माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बात है, उन्हें पाकिस्तान आ जाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर मामलात करप्शन से रिलेटेड ही थे, इंसाफ और एहतसाब से रिलेटेड ही थे, तो पिछले 40-45 साल में पैसा गया तो किधर गया? ये सवाल अवाम रखे तो किसके सामने रखे? अब तो सवाल करना भी मुश्किल हो गया है सिराजुल हक साहब। देखिए, इस वक्त जब आप खुद एतराफ़ करते हैं कि इदारे तबाह हो गए, डिलीवर नहीं कर रहे हैं, वो अदलिया हो या मुक़न्नना हो या नैब हो या कोई और इदारा हो, जब आप खुद कहते हैं कि हमारे मुल्क में और तो क्या आगे जाने किया साफ पानी मुयसर नहीं है, नौजवानों के हाथों में डिग्रियां हैं, रोजगार नहीं है और लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया, तो इसका ज़िम्मेदार कोई जिन नहीं है, इसका ज़िम्मेदार यही 3 पार्टियां हैं जिन्होंने गुज़श्ता अरसे में बार बार हुकूमत की है और उन्होंने यही एक कमाल किया है कि कर्जे ले लेकर अपने खजानों में इजाफा किया और कौम को बेकारी बनाया। तो मैं समझता हूँ कि खासकर ये जो 2 बड़े खानदान अपने आप को समझते हैं, गुज़श्ता हमारी और आपकी जिंदगी जो 40 साल बाशऊर जिंदगी है बचपन को छोड़कर, इस 40 सालों में तो इन्हीं लोगों ने हुकूमत की है, इसलिए इनके आने जाने से पाकिस्तान को, हमारे मुल्क के अवाम को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पुराने स्टेटस को के बहाली के लिए यही फैसिलिटेटर है जो कल भी थे और आज भी है। करना क्या है? रोने की बजाय, मायूस होने की बजाय हमें आगे बढ़ना होगा, एक दूसरे का हाथ थाम कर दियानतदार लोगों का साथ देना होगा। सिराजुल हक साहब, माशाल्लाह से आप सीनियर सियासतदान हैं, दीन के ऊपर गहरी नज़र है, सियासी मामलात के ऊपर गहरी नज़र है, तो फिर आपसे मैं इसके ऊपर कमेंट ज़रूर चाहूँगा। साइफ़र के मामले के ऊपर एक नया पेंडोरा बॉक्स ओपन हो चुका है, हम सब के सामने है। आज़म खान साहब ने एतराफ़ी बयान रिकॉर्ड कराया है और अब वो घर वापस भी पहुँच गए हैं। तो आप इस साइफ़र कॉन्स्पिरेसी को किस तरह की कॉन्स्पिरेसी समझते हैं? ऑफिशियल वर्जन आपका चाहूँगा जमात इस्लामी का। देखिए, इस तरह स्कैंडल ये भी है और उससे पहले भी है, और हमारे हुक्मरानों से इस तरह के ऐलानात करना और कौम को ट्रक के पट्टी के पीछे लगाना ये कोई नई बात नहीं है। मुझे खुद भी इमरान खान ने फ़ोन किया था साइफ़र के हवाले से कि इस तरह ये जुल्म हुआ है, अमेरिका ने साजिश की है। मैंने उस वक्त उनको कहा था कि इसका अगर असल आपके साथ है तो एक काफ़ी तो मुझे भेजे ताकि मैं खुद पढ़ूं, मेरी पार्टी के लोग उसको देखें। अगर ये साइफ़र हक़ायक़ पर मुबनी है तो सबसे पहले मैं हूं और मेरी पार्टी होगी कि इस मसले में आपका साथ देगी और मैं दूंगा, इसलिए कि सबसे पहले पाकिस्तान में गो अमरीका गो का नारा तो जमात इस्लामी ने लगाया था। उन्होंने फिर यही कहा कि अब हम ये 2 आदमियों का नाम भी लिया कि मैं ये 2 आदमियों को लेकर आपके पास भेजूंगा, लेकिन ये तकरीबन 15-16 महीने तो हो गए उसने नहीं भेजा। तो इसलिए
बहुत ही हालात बिगड़गो हैं, अफसोसनाक है और नाकाबिल यकीन है। जिस आदमी ने आज एतराफ़ी बयान जमा किया है, मैं समझता हूँ इनसे भी ये सवाल तो बनता है कि 15 महीने आप क्यों खामोश रहे, आपने क्यों हक़ायक़ कौम के सामने नहीं रखे और अब आप कैसे आए हैं और ये एतराफ़ कर रहे हैं। तो ये एक दो अफराद नहीं है, ये पूरा टबर जो उस वक़्त की ब्यूरोक्रेसी थी या उसके साथ और लोग थे, ये इसी तरह के घिनौने जराइम में मुलविस है। सिराजुल हक साहब, अब ज़रा थोड़ा सा टाइम और लूँगा मैं आपका, 3-4 मिनट सिर्फ और चाहिए। एक तो ये बताइए, निगरान सेटअप अगर 12 अगस्त तक या उससे पहले असेंबली तहलील हो जाती है और फिर ज़ाहिर है कि इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट करना है निगरान सेटअप का, और इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी ये कह चुके हैं कि 12 को अगर असेंबली तहलील हो जाती है ऑन टाइम तो वो 11 अक्टूबर से पहले इंतखाबात करा देंगे। ये आज की स्टेटमेंट है उनकी। पहले तो ये बताइए कि निगरान सेटअप किस तरह का होना चाहिए, क्या मशावरती अमल में आपसे बात हुई है या नहीं हुई है, और दूसरा इंतखाबात बर वक्त होते हुए देख रहे हैं आप? एक तो ये कि इंतखाबात के अलावा और कोई चॉइस नहीं है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ। इंतखाबात को मुअख्खर करना, न करना या बहानों के ज़रिए मुलतवी करना, ये मुल्क के साथ बहुत जुल्म होगा, बेइंसाफी होगी। इसलिए हम पहले दिन से ये कहते चले आ रहे हैं कि मौजूदा माहौल से निकलने का एक ही रास्ता है कि इलेक्शन हो और अवाम को इख्तियार दिया जाए कि वो अपने लिए नई हुकूमत का इंतखाब कर ले। एक बात जी। दूसरी बात है कि निगरान सेटअप एक आईन के मुताबिक बनेगा इंशाअल्लाह ताला। उनसे यही तकाजा है कि वो इधर उधर देखने की बजाय एक ही चीज पर नजर रखे कि एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बनाकर तारीख में अपने लिए कोई मुनासिब और अच्छी जगह बना दे। इसलिए कि माजी में जितने इलेक्शन हो गए हैं सारे दागदार हो गए हैं, सबके खिलाफ लोगों ने हमेशा एहतजाज भी किया, वो 2018 का इलेक्शन हो या उससे पहले के इलेक्शन हो। तो इस वक्त हम यही चाहते हैं कि निगरान हुकूमत जल्द अज जल्द बन जाए और एक शफाफ इलेक्शन कराने में वो अपना किरदार अदा करे। आपसे मुशावरत की गई सर, आपसे बतौर जमात इस्लामी के सरबराह? मैं यही अर्ज करता हूँ कि अभी तक हमारे साथ इन्होंने राबिता नहीं किया। हुकूमत में से किसी ने आपसे राब्ता नहीं किया? यानी अपोजिशन तो इस वक्त है ही नहीं, अगर है भी तो डमी अपोजिशन है। और जो वज़ीर आज़म है उसका अखलाकी फर्ज बनता है कि तमाम सियासी जमातों के जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं उनके साथ मशावरत कर ले। इसलिए कि ये घर की बात नहीं है, न एक पार्टी की बात है, ये 24 करोड़ अवाम की बात है और इसमें हम सब शामिल है। ता वक्त आपसे राब्ता नहीं किया गया और आप तवक्को कर रहे हैं कि आपसे राब्ता किया जाए? मैं यही चाहता हूँ कि एक गैर जानिबदार निगरान हुकूमत बन जाए जिसका झुकाव किसी पार्टी की तरफ या किसी फर्द की तरफ या किसी खानदान की तरफ ना हो, वो अवाम की बात सुने और आईन के मुताबिक चले। राइट। सिराजुल हक साहब, आप ये ज़रूर बता दीजिएगा, अगर निगरान सेटअप आता है और वो प्रोलॉन्ग होता है, पहले तो ये हुकूमत अब इस मूड में है कि ये अपने टेन्योर से पहले असम्बली तहलील कर देगी या ऑन टाइम तहलील कर देगी, अगर निगरान सेटअप आता है और नई मरदमशुमारी के नाम के ऊपर या हल्का बंदियों के बनाने के नाम के ऊपर वो प्रोलॉन्ग करता है फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 तक, तो जमात इस्लामी उस सेटअप को एंडोर्स करेगी या आप उसकी मुखालफत करेंगे? देखिए, इस वक्त तो इस मरदमशुमारी के बारे में बहुत सारे एतराज़ात मौजूद है। खुद खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, कराची में मौजूद है, पंजाब में भी मौजूद है और हैरान कुन हद तक बाज़ इलाकों की आबादी में कमी और बाज़ इलाकों की आबादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद है और इस तरह सवालात भी मौजूद है। लेकिन मरदमशुमारी के बहाने इलेक्शन को मुलतवी करना हम मुनासिब नहीं समझते हैं, इसलिए कि मुल्क जिस मुश्किल से इस वक्त दो चार है, गरीब आदमी, आम आदमी, उससे निकलने का वाहिद रास्ता एक मुस्तहकम हुकूमत है। इसलिए कि इस वक्त तमाम मामलात इडहाकिज़म की बुनियाद पर चल रहे हैं और 24 करोड़ अवाम के सियासी और माशी मामलात इडहाकिज़म की बुनियाद पर चलाना पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। आप रिजेक्ट करेंगे ऐसे किसी प्रोलॉन्ग्ड सेटअप को, यस और नो में सर? यकीनन देखिए, पाकिस्तान में और बहुत सारे हमारे सियासी जमातें मौजूद है
हम चाहेंगे कि हम तमाम सियासी जमातों को इत्मीनान में लेकर एक मुतफ़िक़ा मौके पर इख्तियार करें। एब्सोल्युटली वेरी राइट जनाब सिराजुल हक साहब, अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे दीगर एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में मैं जनाब मोहम्मद अफजल खान साहब, साबिक एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आपको स्टूडियोज़ में खुशामदीद कहता हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान के इंतहाई मोतबर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी, आपका ताल्लुक़ जंग ग्रुप से है और एडिटर करंट अफेयर्स हैं जनाब साबिर शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना जनाब डॉक्टर खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सबकी इजाज़त से सबसे पहला सवाल जो है मैं, क्योंकि आज रेलेवेंट स्टोरी है, अफजल खान साहब से करूँगा। एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कह दिया है कि अगर 12 सितंबर से पहले नहीं बल्कि 12 सितंबर को ऑन टाइम असम्बली तहलील होती है तो वो 11 अक्टूबर से पहले इंतखाबात करवा देंगे। तो आपको लगता है कि हो जाएगा ये? अभी 2-4 दिन पहले हमारा यहीं पे आपके साथ प्रोग्राम हो रहा था जी, और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा SOP होता है, देखिए ऊपर सियासी हो या कंप्रोमाइज़ हो या, लेकिन नीचे तैयारी हर आदमी रिस्क नहीं ले सकता। और बात यह है कि आप जिस काम के लिए बने हैं, परमानेंट लोग हैं आप, 5 साल आप तैयारी करते हैं एक इलेक्शन के लिए, तो उसमें आपको हुक्म मिलता है। जो ही हुक्म मिलता है या जो ही वो टाइम करीब आता है, जो ही कोई बंदा वफात होता है, तो 60 दिन के अंदर अंदर वो इंतखाबात, वो ऑटोमेटिकली वो कारखाना शुरू हो जाता है। 45 दिन में पूरा होता है, लेकिन हम उसको 60 दिन थोड़ा सा, ताकि अगर कोई दिन आगे पीछे कोई बीच में। ठीक। अच्छा, तो मुझे वैसे भी पता था कि तैयारियां हो रही हैं, और आज उन्होंने ऐलान भी कर दिया ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि इंतखाबात होंगे, टाइम पे होंगे। और मेरा ये ख्याल है कि उस दिन हम सुन रहे थे कि 8 अक्टूबर को वो कर देंगे, 8 अगस्त की स्टोरी आ रही थी। हाँ। कि कबल अज़ वक्त जो है ना असम्बलियाँ तहलील हो जाएगी। अच्छा, मेरा विजदान ये कहता है कि टाइम पे होंगी, कि एक दिन भी ये नहीं, हुक्मरानों के लिए बड़ा अहम है। हाँ, आज देखें ना, आपके सामने है, हमने देखा कि एहतसाब अदालत ने बरी कर दिया शहबाज शरीफ साहब। कल हो ना हो, हाँ जी, कल हो ना हो। और दूसरी बात ये देखें कि जस्टिस भी आंसरेबल है, अल्लाह को भी और अवाम को भी, आइन को भी। इनजस्टिस कभी नहीं करना चाहिए। अपना बाप भी अगर आपके सामने है या अपना बेटा भी आपके सामने है, तो आपको जस्टिस डिस्पेंस करना चाहिए, और ये आप ही को फ़ायदा पहुंचाएगा। बाकी ये इंतज़ामात वी अप्रिशिएट इलेक्शन कमीशन, और इंशाल्लाह 12 को ही आधी रात को असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। और जैसे इन्होंने कहा है ये, अच्छा, अब आगे इंतखाबात कराना किसने है? DRO और RO। आपको याद होगा, बहुत मशहूर जरदारी साहब ने फरमाया था कि 2013 का इलेक्शन RO's इलेक्शन था, यानी जो रिज़ल्ट उन्होंने दिए, वोटर जिसने वोट जिधर डाला, लेकिन रिज़ल्ट उन्होंने दिए, और वो सही भी कहा था। अच्छा, अब बात यह है कि हम अब RO's और डेप्टी जो रिटर्निंग DRO है, उनका मामला ये है कि वो सारे ब्यूरोक्रेसी से ले रहे हैं। ये बड़ा फर्क है। नहीं, ये टेक्निकल वो स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है। हाँ। वो सबसे पहले उन्होंने ये मिक्सचर होगा। अच्छा, पहले तजवीज़ थी मिक्सचर होगा। उन्होंने कहा है कि हम जुडिशरी को भी कहेंगे, और ये जो हम जो ब्यूरोक्रेसी से लेते हैं, और याद रखें ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छे लोग भी हैं। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इस तरह पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में मेजॉरिटी है ना, हम सबको पता है कि वो किस तरह के लोग हैं। वल्लाह मेजॉरिटी अच्छी है, वल्लाह। बट से ऑलवेज अंडर प्रेशर। बात यह है कि अंडर प्रेशर भी आप तब होते हैं जब आप करप्ट होते हैं। मेजॉरिटी बहुत अच्छी होगी। ये कैसे अपने महीने के खर्चे पूरे कर लेते हैं जब उनको तनख्वाहें इतनी कम मिलती हैं? छोड़ दें सर, रहने दो सर, सारी जिंदगी पूरी की। सर आपकी बात नहीं कर रहा, हमारी तरफ बहुत है, मैंने देखा है। अच्छा, मैंने सहाफत में भी वक्त गुजारा है, तो 4-5 बड़े जो होते हैं, उनकी वजह से सारी सहाफ़ी बरादरी
गलत हराम नहीं लेते। सर आपकी वजह से साबिर शाह साहब पाकिस्तान के मोतबर सहाफ़ी, इससे पहले कि मैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब को तकलीफ़ दूँ, साबिर शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये एक तो एहतसाब अदालत का आपने आज हुक्मनामा सुन लिया होगा, शहबाज शरीफ साहब और साहबजादे और खानवादे को बरी कर दिया गया और बड़ा इंपॉर्टेंट रेफरेंस था उसमें से। और दूसरा, इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जी अब हो सकता है कि टाइम पे हो जाए या उससे पहले 11 अक्टूबर से पहले इंतखाबात हो जाएं। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस साबिर साहब? फारूकी साहब, आई हैव माय डाउट्स। सर अब डाउट्स क्या हैं, यू नो, वो ये है कि देखिए अभी मुहर्रमुल हराम शुरू हुआ है और हमारे यहाँ दुश्मन सिर्फ मुल्क के अंदर नहीं, मुल्क के बाहर भी हैं जी। We have a very important geostrategic position due to Gwadar and due to our being the gateway to Central Asia। फिर हम न्यूक्लियर पावर भी हैं। अब भी इस बात को मैं जितना भी बढ़ाऊंगा पूरे 10 घंटे भी बोल सकता हूँ। हमारी दुश्मनी बहुत है, मुसलमान भी हैं। अब देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई एथनिक या लिंग्विस्टिक वायलेंस नहीं है मुल्क के अंदर, लेकिन सेक्टेरियन वायलेंस जो है, सेक्टेरियन जो प्रॉब्लम है उसका अफरीक मौजूद है। फिर फ्लैश फ्लड्स का मुझे चांस नजर आ रहा है। वी हैव हैड मोर रेन्स परहैप्स। पिछले साल 2022 में तकरीबन 2000 लोग जान से गए, हजारों जख्मी हुए, 30 अरब डॉलर का इकोनॉमी को नुकसान हुआ, जिसकी वजह से अब दुनिया भर में मांगने गए, 500 मिलियन डॉलर भी मांगने गए। सो अल्लाह करे वो भी ना हो। और इलेक्शन तो होना इसलिए जरूरी है, देखिए कि जिसको मर्जी आप डिस्क्वालीफाई करें, जिसको मर्जी अंदर करें, मामला किसी एक साइड पे लगाएं। That's the need of the hour. That's the need of the hour. It's need of the hour, you know. Uncertainty cripples the economy, the investors' confidence, the influx of investment in any economy of the world. जिसको जो मर्जी करें, आप डिस्बैंड कर दें किसी पार्टी को, इलेक्शन जरूर करवाइए। और अगर बहुत अच्छा करवा लेते हैं, 50-60%, 70% फेयर करा लेते हैं, किसी पार्टी को डिस्बैंड नहीं करते, समझता हूँ बहुत बड़े दिल की बात होगी, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स, एंड दिस विल हेल्प पाकिस्तान रीगेन इट्स लॉस्ट प्राइड अमंग द कमिटी ऑफ द नेशन। ये बहुत जरूरी है। और थोड़े से डाउट्स हैं मेरे दिल में, अल्लाह करे ये गलत हो। तो आगे देखिए, अभी तो बड़ा ज्यादा मुझे लगता है वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। देयर इज अ लॉट ऑफ केओस एंड रम्पस इन द ऑफिंग। और जितना मर्जी लोग छूट जाए, बस इतनी गुजारिश है, ये जो रेफरेंस बनाते हैं इनको कोई सजा नहीं मिलती, करोड़ों अरबों रुपए की तनख्वाह लेते हैं यही सर, और शरीफों पे इल्जामात लगा देते हैं। सर मैं आज जो है ना, क्योंकि आज यौम शहादत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, उसी हिसाब से पढ़ रहा था। 24,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत, और 24,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत के बावजूद एक कमीज और उसके ऊपर 17 पेबंद लगे हुए थे। आई वाज जस्ट, और आज हमारा जो मामला है वो हम कुछ और ही कुछ पोर्ट्रे करते हैं। हजरत उमर फारूक ने दुनिया में अदल और इंसाफ की बुनियाद भी रखी थी, आप जानते हैं जी। उमर लॉ पूरे आधे यूरोप में प्रैक्टिस होता है सर, उमर लॉ। जी हाँ, जी हाँ। तो वो जो अच्छी हमारी बातें थी वो ले गए अंग्रेज। और हम सिर्फ उनकी उरियानी और फहाशी को देख के उनसे नफरत करने शुरू कर देते हैं। इकबाल ने कहा था ना कि देखिए किताबें अपने आबा की यूरोप में तो होता है दिल सी पारा। किताबें हमारी हैं ज्योमेट्री पे, मैथमेटिक्स पे, अरिथमेटिक पे, ट्रिग्नोमेट्री पे, जियोलॉजी पे, बॉटनी पे, ज्योग्राफी पे, और तरक्की वो कर रहे हैं, इस्तेफादा वो कर रहे हैं। पर दिल मेरा ये कहता है कि फारूकी साहब, अब हर चीज की हद हो चुकी है, करप्शन से लेके मोरालिटी के डाउनफॉल तक। इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल कम डाउन, मोरालिटी भी बेहतर होगी, सोशल फाइबर भी बेहतर होगी, इकोनॉमी भी बेहतर होगी। इससे ज्यादा क्या बुराई हो सकती है यार पाकिस्तान के अंदर। वेरी राइट। साबिर भाई साथ रहिएगा। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, इंतहाई अहम डेवलपमेंट आपके भी सुनने में आई होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुपर टैक्स के नफाज के हवाले से फैसला दिया और वो कलअदम करार दे दिया है। आप इसके ऊपर एज एन इकोनॉमिस्ट कैसे कमेंट करेंगे? ज़ाहिर है ऑब्लिगेशंस हैं और बहुत सारी कंडीशंस हैं IMF की, उसको पाकिस्तान को पूरा करना है, बाय होक और क्रुक करना तो है। अब वो उसके ऊपर इतना बड़ा डिसीजन आ गया है। योर टेक ऑन दिस सर, डॉक्टर साहब। My take on Pakistan's taxation is very clear. अगर आप ये डिसाइड जिस दिन करेंगे कि हमने अपनी डोमेस्टिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन से अपने खर्चे पूरे करने हैं, तो आपको IMF, वर्ल्ड बैंक और दुनिया से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने ये तय नहीं किया। और इसकी एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान इस साल
जो पूरी टैक्सेशन कलेक्ट करेगा और जो फेडरल के पास पैसे बचेंगे प्रोविंसेस को देकर, उसमें 324 अरब रुपए बोरो करेगा तो सिर्फ इंटरेस्ट पे होगा। एवरीथिंग एल्स डिफेंस इलेक्शन के 42 अरब रुपए, PSDP ग्रांट्स, एवरीथिंग एल्स इज बोरोड। तो पहले ये फैसला कर लीजिए कि ये 9,400 अरब भी अगर आप नहीं कलेक्ट करेंगे, रिटेल सेक्टर को आप टैक्सेशन में नहीं लाएंगे, कैपिटल गेन्स ऑन प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे, अगर आप एबनॉर्मल प्रॉफिट्स कमाने पर स्टेट को ये राइट नहीं देंगे कि वो उन एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को एबनॉर्मली टैक्स कर सके, अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लेंगे, अगर आप एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पूरे मुल्क में 4 अरब रुपए से ऊपर कलेक्ट नहीं करेंगे, तो जहां खड़े हुए हैं वहीं खड़े रहेंगे। अगले 5 साल बाद मुझे दोबारा इंटरव्यू कर दीजिएगा। जो अभी IMF की रिपोर्ट आप पे आई है वो भी तकरीबन यही कहती है कि या तो ये सारे काम कर लें। मैं तो पिछले कई सालों से हुकूमत में भी रह के उनको यही एडवाइस करता हूँ, अब तो ज़रा बहुत मतलब फोर्सफुली करता हूँ। नहीं करेंगे तो IMF भी यही कह रहा है कि अगले 4 साल आपका जो टैक्स टू GDP रेशियो है वो 8.5-9% है। आपने NFC में लिखा है हम इसको 15% कर देंगे। दिस इज दी एक्सटेंट ऑफ डिफिकल्टी दैट यू आर फेसिंग। पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम, बिजली का निज़ाम पाकिस्तान को चलने नहीं देगा। फैसला हमने करना है, IMF ने नहीं करना। फैसला हम कर नहीं पा रहे कि हम अंडर टैक्स्ड और अनटैक्स्ड एरियाज पे जाएं। पाकिस्तान का टैक्स गैप, यानी कि आज हम जो टैक्सेस लगाए हुए हैं वो कलेक्ट कर लें तो हम 11-12 हज़ार अरब रुपया कलेक्ट करेंगे, हम वो भी नहीं करते। ये है चैलेंज, इसका फैसला हम कर नहीं पा रहे और अभी भी नहीं कर रहे। 20 दिन गुजर गए हैं IMF के एग्रीमेंट को। एवरी डे इज अ ब्रीदर फॉर यू। 9 महीने का ब्रीदर है, 1 महीना उसमें ख़त्म होने को है, बट हम वहीं खड़े हैं जहाँ 1 जुलाई को खड़े थे। और अगर ये टैक्सेस हमारी जो स्टेट लगाती है, जो कि मैं समझता हूँ एग्जीक्यूटिव का राइट है वो करना, हो सकता है कि उसमें कोई तकनीकी चीज़ रह गई हो, उसको देखा जा सकता है, बट उनको चलने देना चाहिए पाकिस्तान में। अदरवाइज बहुत ही डिस्टॉर्टेड टैक्सेस का निज़ाम है, ब्रॉड नहीं है, सेक्टर्स बाहर हैं। सो इन चीज़ों को हमें देखना चाहिए ज़रूर। और बहुत आप ये कहना चाह रहे हैं कि सुपर टैक्स जो है जिसका अनाउंसमेंट किया गया वजारत ख़जाना की जानिब से, उसको इम्प्लीमेंटेबल होना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए उसको? इस वक्त एक ब्रॉड बेस्ड ब्रश से जिन लोगों की रकूम ज़्यादा हैं, जो लोग साहिब हैसियत हैं, उन पे टैक्स अगर एबनॉर्मली भी लगाना पड़े तो हमें लगाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि शायद जो सिंक इन नहीं कर रहा, जो हमारे मुक्तदर हल्के हैं उनमें ये बात कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ खड़ी है। मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट के पास इतनी रकम नहीं है कि वो जो उसके पास पैसे बचे हैं प्रोविंसेस को देने के बाद वो उससे पाकिस्तान का मार्कअप दे सके, जो कि 7,300 अरब है। वो बोरो करेगी, 324 अरब तो उनको पे करेगी। अब आप फैसला कर लीजिए कि क्या करना है। एब्सोल्युटली वेरी राइट। डॉक्टर साहब आप साथ मौजूद रहिएगा। अफजल खान साहब, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे? मैं 2 चीज़ों की वजाहत करना चाहता हूँ जी। कि इस्लामाबाद में इलेक्शन हो रहे थे, हाई कोर्ट ने आर्डर किया, नहीं हुए। एक उसके बाद के और पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर किए कि 14 मई को इलेक्शन हो, नहीं हुए। और सुप्रीम कोर्ट और दोनों अदालतों के पास वो केस जिंदा मौजूद हैं, वो दफन नहीं हुए, वो एडजर्न है। अच्छा, अब तीसरी बात ये कि अब जो इलेक्शन है, ये अगर कोई भी इसको मज़ीद फसादात के नाम पे, इसलिए केओस क्रिएट किया जा रहा है। जो भी कुछ होता है आज, लोग यही कहते हैं कि दिस इज बीइंग क्रिएटेड बाय फ्रेंड्स आर फोर्स जस्ट टू डिले द इलेक्शन और जस्ट टू प्रोलॉन्ग दी इलेक्टोरल सेटअप, इलेक्टोरल प्रोसेस के जो मौजूदा इक़्तिदार वाले हैं वो अपना प्रोलॉन्ग करना चाहते हैं। ये आम आदमी की मैं आपको फीलिंग बता रहा हूँ। तो इसलिए आम आदमी को डिले ऑफ इलेक्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे साबिर शाह साहब ने बताया कि जी बारिश, सैलाब, अभी आपने टर्की में देखा, टर्की में बहुत बड़ा ज़लज़ला आया था, उसके बावजूद इलेक्शन हुए और कामयाब इलेक्शन हुए। अभी भी अगर कहीं सैलाब आता भी है तो उस एरिया में बाद में ईरान में कितने मामला थे उसके बावजूद 8 साल कभी इलेक्शन
और इस तरह दूसरा है कि हमें शर्म करनी चाहिए। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन उसकी भी अच्छाई की जब से बना है रेगुलर इलेक्शन हुए हैं। हमारे यहाँ भी जब तक आपके पास इलेक्शन नहीं होंगे, बाहर की दुनिया में आपकी लेजिटिमेसी, आपका इमेज और अंदरूनी तौर पर आपकी जो पीसफुल वो जो द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी विच इज़ रिक्वायर्ड टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट। अभी तो आपके पैसे पाकिस्तानी भी लोग बाहर लेके जा रहे हैं, खा बांग्लादेश जा रहे हैं, खा कोलालमपुर जा रहे हैं, खा दुबई, सबको पता है। पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो वहाँ पे नहीं ठहरता। तो इस मुल्क को हमने गरीब से गरीब तर नहीं करना, इस मुल्क को हमने मजबूत से मजबूत तर करना है। और ये तमाम मुक़्तदर हलकों के ऊपर फ़र्ज़ है, अल्लाह की तरफ से भी, आईन की तरफ से भी, और हर इदारे का अपना अपना फ़र्ज़ है। और इलेक्शन कमीशन का ये फ़र्ज़ है कि वो इलेक्शन करे। अभी अगर तीसरी दफ़ा इन्होंने, अगर अल्लाह ना करे, इन्होंने जो ये स्टेटमेंट दी है, आई रियली अप्रिशिएट, कमेंड देम एंड वी विल सपोर्ट देम। ये आया तो सही ना, ये स्टेटमेंट बड़ा आया है और ये इम्प्लीमेंट होगा। हम ये कहते हैं कि इन लेटर एंड स्पिरिट ये इम्प्लीमेंट होगा। आवाम की भी इनके साथ कोऑपरेशन होगी, और वो आवाम की कोऑपरेशन ये है कि आवाम वोट अपना डालेगी, कास्ट करे, अच्छा और ये लोग इंश्योर करें कि जिसका वोट हो उसी के लिए काउंट हो। राइट। मैं साबिर शाह साहब, टाइमिंग कुछ चीज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपको याद होगा जैसे ही हुकूमत की तरफ से ये कहा गया या फिर ज़राए से खबर आना शुरू हुई कि 8 अगस्त को असेंबली तहलील कर दी जाएगी और उसके बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, तो उसके फ़ौरन बाद सबसे पहले MQM आई और उन्होंने कहा कि हमें तो नए सेंसस के तहत ही इलेक्शन कबूल होंगे। फिर NAP आई, नेशनल अवामी पार्टी बलोचिस्तान, उन्होंने बलोचिस्तान का मामला उठा दिया। फिर IPP आई और उन्होंने कहा कि करेक्शंस हों, उसके बाद इंतखाबात हों। तो इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालेंगे बतौर सीनियर ऑफिसर साबिर साहब? देखिए, आप डिस्कस तो कर ही रहे हैं, मसला ये है कि चूं चूं का एक मुरब्बा है, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। मेरा ध्यान है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की तरफ जो होने चाहिए थे हुए नहीं। ना इलेक्शन स्पेंडिंग पे कोई बात हुई, ना कोई इम्प्लीमेंटेशन पे बात हुई, ना ROs के रीडिफाइंड रोल पे कोई बात हुई। आसिफ जरदारी साहब ने इल्जाम लगाया था इसके ऊपर, और हम जानते हैं कि क्या क्या होता है इलेक्शन पे, तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। सो अगर हॉट स्पॉट इलेक्टोरल प्रोसेस हम अंडरटेक करते हैं बहुत जल्दी में, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो खत्म नहीं होगी। आई कैन फोरसी अ हंग पार्लियामेंट। यहाँ किंग्स पार्टीज हैं, यहाँ प्रेशर ग्रुप्स हैं, यहाँ एथनिक पार्टीज हैं, यहाँ लिंग्विस्टिक पार्टीज हैं, यहाँ रीजनल पार्टीज हैं, यहाँ पार्टीज को रातों रात क्रिएट किया गया है। तो ये सारी पार्टीज, देयर इज जस्ट वन केस, हाउ कैन यू गिव 16 और 17 शेयर्स आउट ऑफ द होल केस? ठीक है, किस तरह सबको सेटिस्फाई करेंगे? तो हम पार्लियामेंट में हम तो वैसे ही जनाब बिल नहीं बनाते असेंबली में, तो है जहाँ इतनी शोरो वोगा होगा पार्लियामेंट, वहाँ हम क्या करेंगे? और सारी गुफ्तगू में आप देखें जितनी गुफ्तगू हो रही है, पहली दफा अकाउंटेबिलिटी की बात ही कोई नहीं कर रहा कि हम करप्शन के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे। व्हाट इज हैपेंड टू पाकिस्तान? क्या हो रहा है? यू नो, Very right. Are we going to victimize somebody in particular or any one particular party in particular? ये सारे सवाल आते हैं मेरे ज़हन में। That's a big question and that too to be answered on time. Very right. आपका बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर खाकान नजीब साहब का खुसूसी शुक्रिया अदा करूँगा। अफजल खान साहब स्टूडियो तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वातीन हज़रात, आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टेक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।